हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको उसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही क्वेश्चन शेयर करूंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिए हैं प्रीवियस ईयर से, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं किसी भी अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपटीशन के अंदर। तो ऐसा नहीं मैं करूँगा कि जैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पढ़ दिया और उसका आंसर बता दिया, ऐसे नहीं। ऐसे तो किताब के अंदर लिखे हुए हैं। मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा वो सारी इन्फॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बन सकती है और आपके आगे एग्ज़ाम में आ सकती है। और मैं वो सारे पॉइंट और सारे क्वेश्चन बताऊंगा इसके आसपास जो आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं, और इन क्वेश्चनों में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो जो यूरोप है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। ये क्वेश्चन कल डिस्कशन करते हो मैंने आपको बताया था। अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं और पॉइंट सभी नोट करते हैं तो मैंने आपको ये कल ही बता दिया था। तो देखिए, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अगर आपको पूछे कि अफ्रीका को एशिया से कौन अलग करता है, अफ्रीका को एशिया से कौन अलग करता है, तो तब उसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। और इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए जो जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि जो है वो कौन से महासागर को सागर को अलग करती है, तो वो करती है भूमध्य सागर और दूसरा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक सागर, अटलांटिक सागर। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो यूरोप है, यूरोप में कौन सा देश पड़ेगा। यूरोप के स्पेन देश और अफ्रीका के मोरक्को, इन दोनों देशों को अलग करती है कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। तो आपको ये भी याद रखना है कि यूरोप में जो है स्पेन है एक साइड और दूसरी साइड मोरक्को है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो वह जिब्राल्टर जल संधि। तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थान है अमरकंटक। और अमरकंटक कहाँ पर पड़ता है, विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत। और मैं आपको बता दूं विंध्याचल पर्वत जो है वो भारत को दो भागों में डिवाइड करता है, उत्तर भारत और दूसरा है दक्षिण भारत। उत्तर और दक्षिण भारत को डिवाइड करने का काम करता है कौन, विंध्याचल पर्वत। और एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में ऐसी दो नदियां हैं, कौन कौन सी, एक तो नर्मदा और दूसरी है तापी। ये दोनों नदी ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, नर्मदा या तापी। ये ईस्चुरी बनाती है, ईस्चुरी डेल्टा का छोटा रूप होता है। और ये दोनों क्या बनाती हैं, ईस्चुरी बनाती हैं। और दोनों की दो गिरती हैं किसके अंदर, अरब सागर, अरब सागर के अंदर गिरती है जाके ये दोनों नदी। और किस साइड बहती हैं, ये पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसवान बांध किस नदी पर है। तो आसवान बांध जो है नील नदी पर है। इसके साथ ही मैं बता दूं जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी वो भी कौन सी है, वो भी है नील नदी। और चौड़ी अमेजन नदी है। और जो आसवान बांध है वो नील नदी के ऊपर बनाया गया है। और जो मिस्र देश है, मिस्र देश को कहा जाता है नील नदी की देन, नील नदी की
देन। तो ये, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो फिर अमेज़न नदी। अगर आपसे पूछे कि इंडिया की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, गंगा। और चौड़ी पूछे तो ब्रह्मपुत्र। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क शहर कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है अमेरिका के अंदर। और ये उपहार में मिला था, उपहार दिया था किसने, फ्रांस ने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और इसके ऊपर 7 वो भी लगे हुए हैं नुकीले से, तो वो भी अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चारों की चार जो हैं वो किसी न किसी की कैपिटल है। तो मैं आपको देश और स्टेट की राजधानी बताता चल रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी, आप थोड़ी थोड़ी याद करते रहिए, याद हो जाएंगी। बहुत बच्चों को राजधानी याद नहीं रहती, तो इसलिए मैं सभी की सभी जो राजधानी इसके अंदर आती हैं, चाहे वो किसी स्टेट की या किसी देश की, मैं आपको बताता चलता हूँ। तो जो टोक्यो राजधानी है वो जापान की है, और न्यूयॉर्क एक शहर है अमेरिका का, और लंदन जो है वो इंग्लैंड की राजधानी है, और पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। और न्यूयॉर्क के अंदर ही हेडक्वार्टर है किसका, यूएनओ। यूएनओ का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और जो न्यूयॉर्क शहर है वो ये भी पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे है, तो वो हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क शहर। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूएनओ की स्थापना। और जो यूएन शब्द है वो किसने दिया था, वो दिया था डी रूजवेल्ट। अब डी रूजवेल्ट कौन थे, ये अमेरिका के थे, अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने ये शब्द दिया था यूएन। आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो यूएनओ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है। तो रेड स्क्वायर जो है वो मास्को के अंदर है। अब आपको पता होना चाहिए कि मास्को जो है वो रूस की राजधानी है। किसकी राजधानी है, रूस की है। और रूस जो है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश। किस अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्र के अनुसार पूछा है या फिर पॉपुलेशन के अनुसार, यानी जनसंख्या के अनुसार पूछा है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार है सबसे बड़ा देश। ठीक है, और इससे ये जो रूस है इसका पहले नाम था यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और ये 1991 में टूटकर अलग हो गया था। ये 15 भागों में टूट गया था। और इसका जो सबसे बड़ा भाग है उसी का नाम है रूस, सबसे बड़ा भाग। और जो ये सबसे बड़ा भाग है इसके अंदर 76% जो है रूस के पास आ गया, यूएसएसआर का। और इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रूस है वो 2 महाद्वीपों के अंदर पड़ता है, एक यूरोप और दूसरा एशिया। तो जो यूरोप है, यूरोप के अंदर इसका नाम है रूस, और जो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है उसे बोलते हैं साइबेरिया। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि साइबेरिया के अंदर एक सार्स पाया जाता है जिसे साइबेरियन सार्स कहते हैं। तो साइबेरियन सार्स जो है वो इंडिया के अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साइबेरियन सार्स है वो भारत के किस पक्षी अभयारण्य में आते हैं। तो जो साइबेरियन सार्स है वो घाना
पक्षी अभयारण्य के अंदर आता है। तो ये घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान के अंदर। तो ये क्वेश्चन कल भी आया था, कल मैंने बताया था आपको ये सब। अगर आप कंटिन्यू सीरीज़ देख रहे हैं तो मैंने कहा था कि आपको कॉन्फिडेंस कुछ टाइम के बाद बिल्ड हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ अब धीरे धीरे मेरे दिमाग के अंदर चीज़ें सेटल हो रही हैं। यानी कि क्वेश्चन एक चीज़ से आपका दिमाग कई कई चीज़ें कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और आप कंटिन्यू इन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए, और आपको किसी भी तरीके से पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता चल रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलिकेशिन द्वितीय जो थे इन्होंने पराजित किया था, और ये किस वंश के थे? तो ये चालुक्य वंश के थे। चालुक्य वंश के थे। और जो हर्षवर्धन था ये एक हिंदू सम्राट था। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये उत्तर भारत का अंतिम सम्राट था। उत्तर भारत का अंतिम सम्राट। तो उत्तर भारत का ये अंतिम सम्राट था, हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। और इसके जो दरबार में या इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था प्रसिद्ध। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट। एक चीनी यात्री आया था, तो उसका क्या नाम था ये पूछा जा सकता है। तो वो था ह्वेन सांग, चीनी यात्री। और इसने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर इसने इसके साम्राज्य का वर्णन किया था। तो उस बुक का नाम भी पूछा जाता है कि ह्वेन सांग ने कौन सी बुक लिखी थी। तो उसका नाम था CU की, ये इसकी बुक का नाम था। और इसने इसके अंदर हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हर्षवर्धन है उसकी पहली राजधानी क्या थी? तो उसकी पहली राजधानी थी थानेश्वर, जिसका आज नाम है थानेसर, और यह कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा के अंदर आता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये तो कौन सी थी? पहली राजधानी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन की सेकंड कैपिटल कौन सी थी? तो उसकी जो दूसरी कैपिटल थी वो थी कन्नौज। तो उसकी दूसरी कैपिटल क्या थी? कन्नौज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप जो रोड के ऊपर लाइट देखते हैं वो सिग्नल है कि लाइट सिग्नल की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भारत में लाइट सिग्नल है उसकी शुरुआत हुई थी 1928 में। और 1928 ये वेरी इंपॉर्टेंट सन है, क्योंकि इस सन में एक कमीशन आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का विरोध किया था किसने? लालाजी ने। और लालाजी का पूरा नाम था लालाजी लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो था इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, और इन्होंने उस समय एक नारा दिया था। उस नारा का नाम था साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। और 1928 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु हुई थी, इनके सर पर लाठियां पड़ी थी जब ये उनका विरोध कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों को एक बात कही थी उस समय कि मेरे सर पर लगी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत के अंदर एक एक कील के बराबर साबित होगी। और आने वाले टाइम में वही साबित हुई थी। उसके बाद फिर क्रांति की आग धीरे धीरे बढ़ी और इंडिया आज़ाद हुआ। तो आपको ये सारे पॉइंट नोट कर लेने अपनी कॉपी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इससे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी कर्म भूमि क्या थी? कर्म भूमि, तो वो थी हिसार।
और हिसार भी हरियाणा के अंदर ही आता है, और हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो जो प्लासी की लड़ाई है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो कब हुई थी। वो हुई थी 23 जून 1957। तो ये किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड क्लाइव, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला कौन थे? सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब उस समय। तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और 23 जून 1957 नहीं 1857 को हुई थी ये। तो 1857 के अंदर हुआ था प्लासी की लड़ाई, और उसी लड़ाई में जो है लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। दरअसल वो हारते नहीं हारते तो बाद की बात थी, लेकिन इसका एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र ने क्या किया, जब सिराजुद्दौला की सेना युद्ध के मैदान में गई तो मीर जाफ़र जो है वो अपनी सेना लेकर अंग्रेज़ों की तरफ चला गया, और इस कारण सिराजुद्दौला जो है वो बिना लड़े ही हार गया। और जब मीर जाफ़र सेना लेकर उस साइड चला गया, तो जब सिराजुद्दौला युद्ध हार गया तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब रखी? तो यह अधिवेशन था 1929 का। 1929 अधिवेशन हुआ था, जिसे लाहौर अधिवेशन भी कहते हैं। लाहौर अधिवेशन। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके अध्यक्ष थे। और इसी के अंदर डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो इसलिए उस 26 जनवरी का इंतज़ार किया गया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन वो लागू नहीं किया गया था। लागू किया गया था बाद में। वो इसीलिए किया गया था क्योंकि इस दिन पहले ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की जब मांग रखी थी, तो ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का सोचा गया था। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभयारण्य जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये असम के अंदर है। और असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के अंदर एक शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी, और गुवाहाटी के अंदर ही है कामाख्या मंदिर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो यह है गुवाहाटी। गुवाहाटी असम के अंदर। असम के अंदर कुछ और अभयारण्य जो मैं आपको बता देता हूँ, और ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। एक है मानस वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है डिब्रू सुखोई, और एक है काजीरंगा। तो ये कुछ अभयारण्य असम के आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नगर से भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान? देखिए ये आरआरबी क्वेश्चन आरआरबी में आता है। इसका सिंपल सा अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया कहाँ से? इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश के अंदर।
और जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने डिग्री से होकर जाती है, तो वो जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। और उन पांचों के नाम भी आपको याद रखना है। एक तो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे है छत्तीसगढ़, और नंबर 3 पे मध्य प्रदेश, और नंबर 4 उड़ीसा, और नंबर 5 पे है आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारतीय समय रेखा है या भारतीय समय जो है वो कितने घंटे आगे है रियल टाइम से, तो वो 5.5 घंटे आगे है, प्लस जहाँ से लिया गया है ग्रीनविच मीन टाइम से। जो रियल टाइम है वो लिया गया है ग्रीनविच मीन टाइम, तो ये कहाँ पर है, यह है लंदन में। तो ये लंदन के इस समय से 5.5 घंटे आगे है। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको ये राजधानी का नाम लिखा है, ये राजधानी बता देता हूँ कि किस किस की है ये राजधानी, ताकि आपको याद हो जाए। मद्रास जो आपसे पूछा जा सकता है कि मद्रास पहले नाम होता था अब नहीं है, अब जो इसका नया नाम है वो है चेन्नई, और ये कैपिटल है तमिलनाडु की। और जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है। तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो हम स्टॉप करते हैं यहीं पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, चाहे किसी प्रकार की अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ उसके सॉल्यूशन के लिए डिस्कशन ज़रूर करूँगा। तो आप अपनी समस्या बता सकते हैं, आपको तैयारी करने में या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। आपका दिन अच्छा जाए और आप अपनी तैयारी इसी